कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जोहार किसान मन, जतरू भाई बटले भी बहुत बहुत जोहार। और भौजी देखो भाई संझियारी अरग सब कोई किसान मन हमारे मन कर पूजा पाठ कर लें। और साथ ही साथ पूजा पाठ के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे किसान भाई बहुत सारी जानकारियां भी पाना चाहते हैं। एकदम एकदम सही बात है। तो किसान मन आओ हमारे मन फटाफट कृषि समाचार देखते। नमस्कार। महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालक उठा सकते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ। मटर की आगात खेती के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आर्केल। वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने के काम में कारगर है कृषि उपकरण हैंड एक्ट ऑगर। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मछली पालक और मछली बीज उत्पादक अपने काम और व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें, इसके लिए उन्हें तकनीक और कौशल में दक्ष होना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य को लेकर मत्स्य विभाग झारखंड सरकार की ओर से मत्स्य कृषकों के लिए प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत रांची में मत्स्य कृषकों के लिए 3, 5 और 15 दिवसीय आवश्यकता आधारित आवासीय तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे खास स्थान है नेत्रजन का। नेत्रजन पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में योगदान देता है। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। साथ ही धान्य फसलों के दानों में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाता है, जबकि नेत्रजन की कमी से पौधों की पत्तियों का रंग पीला या हल्का हरा हो जाता है। दाने वाली फसलों में सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियां सूखने लगती हैं, उसके बाद ऊपर की पत्तियां भी सूख जाती हैं। नेत्रजन की कमी से वृक्षों पर फल पकने से पहले गिर जाते हैं। जो ग्रामीण सूकर पालन से जुड़े हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि सूकरों में कई बार प्रजनन संबंधी समस्याएं आती हैं। इससे बचने के लिए प्राथमिक उपाय है T&D जैसी असली नस्ल वाले ही सूकर पालें। इसके अलावा किन बातों पर ध्यान दें, आइए जानते हैं अपने पशु विशेषज्ञ से। जो किसान भाई फेस कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला वो अच्छी नस्ल का पालन करें, T&D नस्ल पालें सूकर में। दूसरी चीज़ है कि सही उम्र में जो मादा है उनको 8 महीने में या 75 से 80 किलो वजन में प्रजनन के लिए उपयोग करें। नर जो है उसको 10 से 12 महीने में जिसका वजन 80 से 90 किलो है उसको प्रजनन के लिए उपयोग करें। उससे पहले प्रजनन के लिए उपयोग न करें। दूसरी चीज़ है कि अंतः प्रजनन से बचें। इससे बहुत बड़ी समस्या गांव में हो रही है कि वो अंतः प्रजनन या इन ब्रीडिंग कहते हैं, यानी कि जो रिलेशंस में जो क्रॉस होते हैं उससे बचें। एक गोत्र में क्रॉस ना करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू केंद्र द्वारा मटर के कई ऐसे उन्नत प्रभेदों का विकास किया गया है जो आगात और मध्य खेती के लिए काफी उपजाऊ है। जो किसान मटर की खेती करना चाहते हैं उन्हें इन प्रभेदों के लिए हमारे विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, जो अभी इस मौसम में, ये जाड़ा का मौसम में जो मटर की खेती का आगेती मटर की खेती करना है उसके लिए जो उन्नत किस्म का जो चयन करेंगे उसमें पहला है आर्कल, जो एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो 48 से 50 दिन में जिसका फलियाँ तुड़ाई योग्य हो जाते हैं। दूसरा किस्म है आपका मटर आगत अच्छे, ये भी एक उन्नत किस्म है। तीसरा है जो VL आगेती मटर 7, ये भी एक उन्नत किस्म है। इसके अलावा काशी उदय, काशी शक्ति, काशी नंदिनी जो हमारा भारतीय कृषि सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से विकसित हुए है, इसका इस्तेमाल करके भरपूर खेती अच्छा से खेती कर सकते हैं। और जो मध्यकालीन किस्म जिसका फलियाँ करीब 85 से 90 दिन में पहली तुड़ा जो होता है उसमें से हमारे इस केंद्र से विकसित हुई है स्वर्ण अमर, स्वर्ण मुक्ति। इसके अलावा आज़ाद P1 है और जैसे विवेक मटर या VL मटर 6, इसका भी खेती किसान भाई कर सकते हैं जिससे फायदा होगा। किसान भाई वृक्षारोपण में गड्ढा खोदने का काम करने के लिए कृषि उपकरण हैंड एक्ट ऑगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से कम समय में, कम श्रम में ज्यादा गड्ढे खोदकर ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सकता है।
आज कृषि विशेषज्ञ की सलाह में हम जानेंगे रबी फसलों के बीजोपचार के बारे में। आप अभी रबी फसल लगाने जा रहे हैं, एक सावधानियां अवश्य बरतें। रोग आने से बचाव अच्छा है। आप अपने फसलों को रोगों से बचाने हेतु बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मिलाएं और अपने खेतों में डालें ताकि फसलों में रोग से बचाव किया जा सके। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2400 रुपये से 2500 रुपये, चावल मध्यम 2600 रुपये से 2800 रुपये, चावल उत्तम 3700 रुपये से 4000 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1700 रुपये, चना 3300 रुपये से 3500 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 5600 रुपये से 6000 रुपये, दाल चना 3700 रुपये से 4000 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9500 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1800 रुपये से 2000 रुपये और प्याज 1500 रुपये से 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने आपको दिलाई ढेर सारी जानकारी। मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, मंडी का भाव कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी। किसान भाई आगे हम रमन कार्यक्रम के जारी रखब, लेकिन छोटा सा विराम करवा दें। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जानकारी अब देवे चाहिए किसान मन के बढ़िया बढ़िया जानकारी आज की जो जानकारी हम लेकर आए हैं वो जानकारी है गोभी वर्गीय फसलों की। एकदम तो किसान मन देखो हमरे मन खेती बाड़ी कर काम करेला, सब्जी कर उत्पादन करेला, तो गोभी वर्गीय जे भी हमरे मन सब्जी कर उत्पादन करेला तीकर में उन्नत प्रभेद कैसे कौन कौन है, कैसे कर हमरे मन खेती करब, इकरे बारे में हमरे मन के विशेष जानकारी डॉक्टर राकेश रंजन जी देवे, ताओ हमरे मन भेंट करत हिन। किसान भाइयों जोहार। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बानो सिमडेगा में उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन जी, जिनसे हम जानेंगे कि गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती किस प्रकार से की जा सकती है। हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि गोभी वर्गीय सब्जी कौन कौन सी होती है। गोभी वर्गीय सब्जी जिस फूल गोभी, पात गोभी, दो तरह के। अच्छा। मेनली जो यहाँ पर किसान भाई करते हैं गोभी और पात गोभी का। पात गोभी में अब 2-3 कलर का आ गया है, लाल गोभी, हरा गोभी। ये मतलब किस्म है? अच्छा। नहीं, किस्म तो ये उनके पात गोभी का रूप है। अच्छा। और अर्ली जो फूल गोभी का जो किस्म होते हैं, जो सबसे आगात में किसान भाई को लगाना चाहिए, वो अर्ली कुंवारी आगात के लिए। पिछात के लिए पूसा कतकी, दीपाली, हिमानी, स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, ये फूलगोभी की इम्प्रूव वेराइटी है। अच्छा, तो और पात गोभी का वेराइटी अर्ली ड्रम,
अर्ली हेड, पात गोभी की वेराइटी है। तो आपने जो किस्मों के बारे में बताया कि ये क्या झारखंड के लिए उपयुक्त है? झारखंड के लिए, झारखंड के चारों एरिया के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पर देखा गया है। ये अब किसान भाई के खेत में भी करके देखा गया है और अपना फार्म में भी करके देखा गया है। तो ये सब किस्में यहाँ के लिए उपयुक्त है, खासकर सिमडेगा जिला के लिए ये काफ़ी अच्छी ही उपज देती है। अच्छा, इसके लिए खेतों की तैयारी हमारे किसान भाई किस प्रकार से करेंगे? खेती के दोनों किसान भाइयों को दो तरह से तैयार करना होगा। एक तो खेत का तैयार करना और दूसरा नर्सरी, क्योंकि ये पात गोभी, बंधा गोभी, फूल गोभी, ये सब जो है बिचरा के द्वारा होता है, बिचरा से ही हम लगाते हैं। तो किसान भाइयों को जितना खेत तैयार करने में ध्यान देते हैं, ठीक उतना ही या उससे ज़्यादा बिचरा तैयार करने में ध्यान देना चाहिए। अब बिचरा के लिए क्या करेंगे कि जहाँ पर बेड बनाते हैं, बेड ज़मीन से 1 से 1.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। उसमें किसान भाई मिट्टी और गोबर का खाद देते हैं, लेकिन हम लोग के राय से मिट्टी, गोबर का खाद और प्लस लाल बालू या उजला बालू, तीनों को मिक्सअप करके और बेड अच्छी तरह से बना ले। और बेड बनाने के बाद जो बिचरा लगाते हैं वो लाइन से लगाएं। एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये नर्सरी में नर्सरी के लिए। और बीज जो डालते हैं, बीज अगर प्रमाणित बीज है तब तो ठीक है, अगर प्रमाणित बीज नहीं है, उनका घर का बीज है, तो वो बैविस्टिन से उपचार, बीज का उपचार जरूर कर ले। बीज उपचारित होना बहुत जरूरी है। और खास करके फूलगोभी और बंधा पात गोभी के लिए नर्सरी में भी फ्यूरोडॉन 10G का छिड़काव बीज लगाने के पहले जरूर कर दें, क्योंकि इस समय काला पिल्लू का प्रकोप ज़्यादा रहता है जो कि बिचरा को खा जाता है। तो उस बचने के लिए फ्यूरोडॉन बहुत अच्छा ही काम करता है। उसमें 10G का छिड़काव कर दे बेड के पहले, बेड बनाने के बाद। उसके बाद 8 से 10 दिन के बाद ही बीज उसमें लगाए। अब बिचरा तैयार हो गया। अब खेत तैयार करने के लिए, ये तो ऊंची ज़मीन पर होगी। ऊंची ज़मीन पर उनको पहले खेत को लेवलिंग कर देना चाहिए। यहाँ सब्जी का खेती करने के लिए अगर अच्छी उपज चाहिए किसान भाइयों को, तो खाद से ज़्यादा ज़रूरी है चूना का उपयोग करना। प्रति हेक्टेयर ऐसे अगर ज़्यादा अच्छा तो रहता है कि अपना किसान भाई सॉइल सैंपल लेकर के मिट्टी का जांच करा ले। अगर जांच नहीं भी कराते हैं तो प्रति हेक्टेयर 1 से 2 कुंटल चूना डस्ट, जो कि बाजार में भी मिलता है, और नहीं तो आत्मा के द्वारा भी दिया जाता है डोलोमाइट के रूप में, उसका छिड़काव खेत तैयार करने के समय जरूर करें। दूसरी बात, गोबर का खाद दे करके खेत में ज़्यादा दिन तक किसान भाइयों न छोड़े, क्योंकि उसमें का जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है और वायुमंडल में उसका नाइट्रोजन उड़ के चला जाता है। तो गोबर का खाद देने के साथ साथ मिट्टी खेत का जुताई कर दे, जिससे कि मिट्टी में वो मिल जाए और गोबर का जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में जा कर के मिले। और अंतिम जुताई जिस दिन करते हैं उस दिन चूना का छिड़काव करके और फिर 2-3 दिन के लिए छोड़ दें। छोड़ देने के बाद बिचरा लगावें। बिचरा जब लगाते हैं, बिचरा लगाने के ठीक 8 से 10 दिन के बाद फ्यूरोडॉन G का छिड़काव कर दें। वो बहुत ज़रूरी है, जो कि काला पिल्लू का प्रकोप जो रहता है फूलगोभी में, पात गोभी में ज़्यादा रहता है, वो बहुत ही कम जाएगा और बाद में ज़्यादा इंसेक्टिसाइड ये सब देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आज जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि कई बार जो है किसान भाई ज़रूरत से ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि जो फसल है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो क्या कुछ ऐसा उपाय नहीं है कि रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम? रासायनिक खाद का जो प्रयोग किया जाता है वो रिकमेंडेड डोज के अनुसार ही किसान भाइयों को देना चाहिए।
जैसे फूलगोभी, पात गोभी, ये सब के लिए नाइट्रोजन 100 से 110 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 80 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटास 80 केजी प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। और नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन यूरिया जो छिड़काव करते हैं वो डिफरेंट डोज में दें। एक तो खेत तैयार करने के समय दे दें और फिर 30 या 40 दिन के बाद छिड़काव कर दें। दूसरी बात, जो खेत तैयार करेंगे, जो क्यारी बनाएंगे, एक क्यारी से दूसरे क्यारी का दूरी अगर इम्प्रूव्ड उन्नत किस्म का बीज लगाते हैं किसान भाई तो 40 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर, और हाइब्रिड लगाते हैं तो 40 सेंटीमीटर एक कतार से दूसरे कतार के दूरी होनी चाहिए। और दूसरी, एक पौधा से दूसरे पौधा की दूरी 15 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है? सिंचाई के लिए इसमें कम से कम 8 से 10 दिन के अंतराल में समुचित सिंचाई की व्यवस्था किसान भाइयों को करनी चाहिए, जिससे कि उसमें उपज में किसी भी तरह का कमी ना आवे। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती की जा सकती है और बेहतर फसल प्राप्त की जा सकती है। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जो हमारे किसान होते हैं फसल तो लगा लेते हैं, लेकिन सही जानकारी अगर ना हो तो मुनाफा नहीं कमा सकते। एकदम सही कहली भौजी। और देखो किसान मन हमारे मन जानकारी तो मन के जरूर से जरूर दिवाते रहो, लेकिन ये छोटा सा संदेश के भी देखना बहुत जरूरी है हमारे। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। भाई बहुत बढ़िया संदेश, क्योंकि जल ही जीवन है अक्सर हम कहते हैं, और इसका जो बचाव है किस तरह से किया जाए ये भी हम सीख समय समय पे देते रहते हैं। और देखो किसान मन वास्ते तो ये संदेश हमारे मन वास्ते बहुत जरूरी है, क्योंकि टपक विधि से अगर हमारे मन सिंचाई करती तो हमारे मन कम पानी में बढ़िया सिंचाई कर सकीला और बगरा फायदा हमारे मन ले सकीला। तो किसान मन आओ हमारे मन अब दोसर जानकारी बटे जाती। दोसर जानकारी है धान फसिल के बारे में। तो वो क्या है? देखो धान फसिल हमारे मन करे लागल है, सब कोई कर तैयारी हमारे मन करत थी कि कैसे कटनी करे है, भंडारण करे है, कैसे उर्वरक कर प्रयोग करे है। तो सब कर विशेष जानकारी हमारे होना बहुत जरूरी है। तो ले जानकारी एकदम हमारे मन आओ विशेषज्ञ से जुड़ा थी डॉक्टर नैयर अली जी से। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि धान की खेती के करने के बाद आप उसमें किस प्रकार से सिंचाई करें, उसकी कटाई किस प्रकार से करें और उसका भंडारण किस प्रकार से करें, जिसकी विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नैयर अली साहब। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, मेरे तरफ से नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी किसान भाई हमारे धान की खेती कर रहे हैं वो मौजूदा स्थिति में किस प्रकार सिंचाई करें। किसान भाइयों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो ऊपरी ज़मीन की जितनी भी धान है वो तो पक चुकी है, लेकिन मध्यम ज़मीन और निचली ज़मीन वाली जो धान है या तो वो बाली निकलने वाली अवस्था में है, यानी पकाई हुई है, या फिर बाली निकल चुके हैं और उसमें फूल निकला हुआ है। तो उसमें ये ध्यान देने की बात है कि हम लोग जानते हैं कि जो भी धान है उसका जो रिप्रोडक्टिव अवस्था होता है तो उस अवस्था में उसको सबसे पानी की ज़रूरत होती है। कहा जाता है कि हर एक गोछी के सामने 1 घड़ा पानी का ज़रूरत डेली होता है। तो किसान भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि यदि वो समुचित लाभ उठाना चाहते हैं तो जो अंतिम समय है धान का, जिसमें बाली निकलता है, बाली निकलने के बाद उसमें फूल निकलता है, फिर जो है उसके बाद उसमें धीरे धीरे दाना भरता है,
तो उस अवस्था में यदि किसी भी तरह का पानी का कमी होता है तो हमारा जो पूरा पहले का जितना भी हमने काम किया वो बेकार हो जाता है और दाना पुष्ट नहीं बढ़ता है और पता चलता है कि बहुत सारा खखरा हो जाता है। तो इस तरह से हम किसान भाई को कहना चाहेंगे कि इस समय जहाँ भी जिस तरह से आप सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में पानी जमा रखें और सिंचाई की व्यवस्था करें और नमी का कमी कभी होने नहीं दें। नमी का कमी होने से दाना नहीं भरेगा और खखरा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, दाना भी पुष्ट नहीं होगा। तो किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ऊपरी में ज़मीन तो ठीक है, मध्यम और निचली ज़मीन में आपको सिंचाई की सख्त ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आप अपनी सिंचाई पे ध्यान दें और अभी बहुत ही ज़रूरत है कि आप सिंचाई पर ध्यान दें क्योंकि अभी वो बाली फूटने वाली। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब सिंचाई हो चुकी है और जब वो अब उसे काटना है तो उसकी कटाई किस प्रकार करें हमारे किसान भाई धान? हम एक बात यहाँ किसान भाई को ये भी कहना चाहेंगे कि जो अभी धान जो फूटा नहीं है तो उससे पहले वो पोटास की मात्रा जो है करीब 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से म्यूरेट ऑफ पोटास का वो छिड़काव कर दें। वो छिड़काव यदि कर देंगे जिस धान में अभी बाली फूटा नहीं है, बाली बाहर नहीं आया है, तो उसमें क्या होता है कि जो फाल सेसमट की जो बीमारी है जिसको गौर भट्टा बोलते हैं वो बीमारी भी नहीं होता है, जिसके चलते हमारा बाली से बहुत सारे दाने का नुकसान हो जाता है। पूरा बाली जो है वो काले रंग में तब्दील हो जाता है। तो यदि वो पोटास का 30 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर के दर से पोटास का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, जो भी बाली आएगा उसमें उस तरह का कोई बीमारी नहीं होगा। उसके साथ ही क्या होता है कि पोटास जो है वो दाना को पुष्ट करता है और खखरा कमी करता है। यानी पोटास का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो क्या होगा, आपके दाने पुष्ट होंगे, बहुत सारी बीमारी है नहीं आएंगे, कीट भी उसमें कम खाता है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिना खखरा का दाना मिलेगा। उसके बाद जहाँ तक कटाई का बात है तो किसान भाइयों, आप जो है जब अपने पौधे को ये देख लें कि पूरी पत्ती पीली हो गई है, उसके बाद दांत तले उसको दबाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, दब रहा है, या 20% के 18 से 20% के आसपास उसमें मॉइस्चर या पानी या नमी रहे, तो उस समय आप क्या कीजिए कि काट लीजिए, काटिए। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि यदि वर्षा होने की संभावना है तो आप उसको मत काटिए, क्योंकि हो सकता है कि वो टाइमली जो है आप उसका विनोइंग नहीं कर पाएंगे, यानी दाना उससे नहीं निकाल पाएंगे, तो हो सकता है कि दाना अच्छा नहीं रहेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि जब सूखा रहे उस समय काटें और कुछ दिन तक खेत में 2-3 दिन सूखने के लिए छोड़ दें, उसके बाद फिर घर ले आएं, फिर उसको जो है फिर उससे दाना आप जिस तरह से करते हो, चाहे मशीन के द्वारा करते हो या फिर बैल चला करके करते हो, जिस तरह से धान की मड़ाई करते हैं वो करके, और फिर धान को सूखने के लिए दे दें। और 12% के आसपास जब आपको ये हो जाए या दाना बहुत कड़ा हो जाए, तब उसका जो है भंडारण करें। और भंडारण तब करेंगे तो उसमें जो है किसी भी तरह का कीड़ा और मकोड़ा को खाने का अवसर नहीं मिलेगा और अधिक से अधिक आपको फायदा होगा। किसान भाई, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कटाई से पहले उसमें उर्वरक की भी जानकारी दी, तो आप सही मात्रा में उर्वरक देंगे तो उसमें कीट भी नहीं लगेंगे और आप उसमें हष्ट पुष्ट आपके अच्छे तरह से धान भी होंगे। तो और उसके बाद जिस तरह से हमारे विशेषज्ञ ने आपको कटाई के बारे में बताया उस हिसाब से आप कटाई करें। और डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों में एक समस्या आती है भंडारण की। उनकी जो तोड़ाई कटाई हो जाती है उसके बाद वो अपने धान की भंडारण किस तरह से करें, तो हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि वो जो कटाई की है उसके बाद किस तरह से सुरक्षित तरह से भंडारण कर सकें जो उनको लाभ हो। यहाँ तो अभी झारखंड में जिस तरह के किसान संकर धान की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी उपज हो रहा है, और उसमें किसान को हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो जैसे ही धान की कटाई हो रही है और उनको लग रहा है कि जितना खाने के अलावा मेरा जो धान बच रहा है, तो अभी जो है भारत सरकार और झारखंड सरकार की तरफ से भी कई जगह पे खुले हुए हैं बिक्री
क्रय केंद्र, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना धान को पहुँचा करके जितना वो बिक्री करने चाहते हैं वो बिक्री कर लें। बाकी भंडारण की जो समस्या है, तो भंडारण को हमेशा उसको कोशिश करना चाहिए कि जो धान है उसमें कम से कम नमी हो। दांत तले दबाएंगे तो बहुत मुश्किल से वो टूटे। इस अवस्था में करीब 10 से 12% के आसपास उसमें मॉइस्चर रहता है, नमी रहता है उस धान में। तब उसका हम लोग भंडारण करने के लिए किसान का भाई को बोलते हैं। भंडारण के लिए तो आप जूट बैग है उसमें भी भंडारण कर सकते हैं, या अभी जो स्टील का या लोहे का जो ड्रम आ रहा है जिसको बीन बोलते हैं उसमें भी भंडारण कर सकते हैं। यहाँ किसान भाई अभी ध्यान रख सकते हैं कि भंडारण में जो सिंदवार की पत्ती है या नीम की पत्ती है उसको वो केमिकल के जगह पे जो है रसायन के जगह पे उसको डाल सकते हैं। उस पत्ती को, सूखी हुई पत्ती को उसमें डाल दीजिए और उसके ऊपर से आप उसको पैक कर दीजिए। तो सिंदवार की पत्ती या जो ये आपकी नीम की पत्ती जो है उसके चलते किसी भी तरह का भंडारण आप करेंगे तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसको खाएगा नहीं और वहाँ पनपेगा नहीं। तो ये एक देसी विधि है जिसके जरिए किसान अपना भंडारण सही ढंग से कर सकते हैं। विशेषज्ञ साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। भाई बहुत बढ़िया जानकारी रही कि जिस तरह से धान की जो कटनी होती है यानी कटाई के बाद किस तरह से उसका रखरखाव होना चाहिए, कैसे उसके बाजारों तक पहुंचाना चाहिए, ये सारी जानकारी आज हमें मिल चुकी है। बहुत बढ़िया जानकारी रहे और दोनों जानकारी हमरे मन के राय जी जे होलक से बहुत हमरे मन वास्ते कारगर रहे हैं। नहीं तो साथ ही साथ जानकारी हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन अब जाने का वक्त हो चला है। तो जाने से पहले पता बताए दो। जी हाँ, तो लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो आपके खतों का रहता है हमें इंतजार। आप खत लिखना बिल्कुल ना भूले। तो किसान मन रोरे मन पर्व त्योहार कर आनंद लो और सब कोई मिलजुल के पर्व कर आनंद लो और रोरे मन बढ़िया से पर्व त्योहार के मनाओ। अब हमरे मन दुयो जन के विदा दो। जोहार।